हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज बात करने वाले हैं हम लोग बायोलॉजी चैप्टर पे। आपको दिसंबर लास्ट तक यानी कि 31 दिसंबर से पहले बायोलॉजी पूरा चैप्टर तमाम कर देंगे। ठीक है, बायोलॉजी में जितना चैप्टर आपका है दोस्तों, ये सब के सब कंप्लीट कर देंगे। पहला चैप्टर क्या नाम है दोस्तों? तो है जौ प्रक्रम, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और जनन। और लास्ट है आपका अनुवांशिकी और 8वां चैप्टर है आपका हमारा पर्यावरण। ये 8 का 8 चैप्टर आपको मात्र कितना दिन है? आज है ना 19-20 तारीख है ना, 19 तारीख है, यानी लगभग आपको 31 दिसंबर तक पूरा कंप्लीट बायोलॉजी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपसे नहीं छूटेगा, मेरा ये वादा है। आपको जो मैं बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, इससे ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनेगा, इससे 2 नंबरिया भी आप बना सकते हैं। अब 10 नंबरिया का आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इसी से। ठीक है, तो यह ऑब्जेक्टिव के मायने से लिखे हैं, आइए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चैप्टर 1 में पढ़ें दोस्तों जौ प्रक्रम पोषण। जौ प्रक्रम पोषण, देखिए पोषण जो होता है, पोषण के आधार पर जितना भी वनस्पति हैं चाहे जंतु हैं, ये लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? वैसा जीव जो भोजन स्वयं बनाए उसे स्वपोषी कहते हैं। और इसके अंतर्गत बात करेंगे तो सबसे अच्छा उदाहरण है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा क्या है? पेड़ पौधा एक स्वपोषी प्राणी है जो भोजन खुद बनाता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं उसको स्वपोषी। क्वेश्चन पूछे बताइए स्वपोषी जीव कौन होते हैं? तो पेड़ पौधे। लेकिन सभी पौधे स्वपोषी नहीं होते, कुछ पौधे क्या होते हैं, वो मृतोपजीविक श्रेणी में भी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं? वैसा जीव जो दूसरे जीव पर आश्रित हो या सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन बनाए, उसको कहते हैं दोस्तों परपोषी, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में हेटेरोट्रॉप्स। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए परपोषण 3 प्रकार का होता है। जो परपोषी श्रेणी के होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है प्राणी समपोषी। आपको बता दें कि जो मृतजीवी होते हैं, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वैसा जीव जो मृत अवशेषों से अपना भोजन बनाए, यानी कि सड़े गले चीज़ से, जो सड़ जाता है ना, गल जाता है, उससे भोजन बनाए, उसे कहते हैं मृतोपजीव। ठीक है, जैसे देखिए कवक, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? सब के सब मृतजीवी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए मृतजीवी को हम लोग अपघटक भी कहते हैं। अपघटक, बोले अपघटक क्या होता है समझिए। देखिए अपघटक कहने का मतलब हुआ जो, जैसे कि देखिए अगर एक मरा हुआ कोई जानवर ले लेते हैं और उसको छोड़ दीजिए जंगल में, क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा कीड़ा लग जाता है ना, कीड़ा। और कीड़ा क्या करता है? उसको गला कर उसको मिट्टी में मिला देता है। वो पता नहीं चलता है वहाँ पर जानवर था पहले से, मतलब पूरा उसको गला देता है और मिट्टी में तब्दील कर देता है। अगर वहाँ पर कोई दूसरा पौधा उग जाता है तो उसी से वो क्या करता है, पोषण लेकर वो हरा भरा पौधा बन वहाँ पर उग जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपघटक, मतलब कि उसको क्या कर दे, रिसाइकिल कर दे, मिट्टी में तब्दील कर दे। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अपघटक, यानी कि मृतजीवी जो होता है ना, मृतजीवी पोषक जो होते हैं, जीव होते हैं, उसको बोलते हैं अपघटक। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दूसरा परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं? वैसा जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहे, उसको कहते हैं परपोषी जीव। इसका अंतर्गत बात करेंगे तो जीवाणु एक परपोषी होते हैं। जैसे कि जीवाणु होते हैं, कुछ पौधे भी होते हैं, जैसे अमरबेल। अमरबेल क्या है? अमरबेल एक पौधा का नाम है और ये अमरबेल क्या है? यह एक परजीवी है। कहने का मतलब हुआ कि अमरबेल का जो पौधा होता है वो भोजन खुद से नहीं बनाता है, ये कहीं ना कहीं दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग परजीवी। ठीक है, आगे देखिए कुछ जंतु भी होते हैं, जैसे कि गोल कृमि, हुक वर्म, टेप वर्म, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका और मलेरिया परजीवी। मलेरिया का तो नाम सुने होंगे। मलेरिया क्या है? एक हानिकारक है, जो रोग करता है, उत्पन्न करता है, किस में? तो मानव में। ठीक है, तो मलेरिया का है एक परजीवी है। ठीक है, यह भोजन क्या करता है? दूसरे पर आश्रित रहता है अतः अपना भोजन बना लेता है और दूसरे को नुकसान भी पहुंचा देता है। जैसे मलेरिया का है, हमारे अगर शरीर में पनप गया तो हमसे तो भोजन ले लेता है, लेकिन हमारे अंदर वो एक तरह से रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलेंगे? मलेरिया एक तरह से परजीवी की श्रेणी में आता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्राणी समपोषण। ये क्या होता है प्राणी समपोषण? देखिए वैसा पोषण
जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है। कहने का मतलब इस श्रेणी में हम लोग मानव और बंदर उच्च श्रेणी के जंतु को रखते हैं जो ठोस के रूप में या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भूजा एक ठोस पदार्थ के रूप में आ गया। इसके अलावा चना है ना, फल फूल जो खाते हैं ठोस एक श्रेणी में आएगा, उसके अंदर भी तरल रहता है। जैसे कि दूध ले लेंगे, खीर ले लेंगे, इसको तरल बोलते हैं। इस सब को जो ग्रहण करे उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राणी संपोषण। दोस्तों इस इलाका से ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। बस इतना ही समझिएगा स्वपोषी जीव और परपोषी जीव क्या होता है। स्वपोषी जीव भोजन स्वयं बनाए, जैसे पेड़ पौधे एक तरह से स्वपोषी के अंदर आता है। बस इतना ही काफ़ी है इस लाइन से। ओके, ज्ञान के लिए आपको कुछ पढ़ लिए काफ़ी है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर तक आपको पूरा बायोलॉजी चैप्टर 8 का 8 कंप्लीट करवा देंगे। इसके अलावा फिजिक्स ऑफलाइन में तो करवा चुके हैं, जो मेरे पास पढ़ते हैं ऑफलाइन में उनको पता होगा कि फिजिक्स पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, हालांकि उसका टेस्ट भी ले लिए हैं। ठीक है, और रहा केमिस्ट्री, जैसे ही बायोलॉजी कंप्लीट होगा आपको केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर देंगे। मतलब 15 जनवरी तक टारगेट है कि पूरा बायोलॉजी को पहले चैप्टर वाइज रिवीजन करवा दें। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 15 जनवरी के बाद एग्ज़ाम से पहले तक जितना समय बचेगा उतना दिन प्रतिदिन 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको करवाएंगे और डिस्कस करवाएंगे, ताकि आपका सॉरी दोस्तों थोड़ा सा तकलीफ होगा, बगल में हाईवे है तो आवाज़ जाएगा। ठीक है, देखिए तो आपको पूरा एग्ज़ाम से पहले आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव में प्रतिदिन 25 क्वेश्चन देंगे। वो 25 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो हम बता देते हैं आपको 40 नंबर बनाना ऑब्जेक्टिव में, 40 को में क्या आपको 50 क्वेश्चन आएगा। 80 क्वेश्चन इस बार है, डबल क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा। उसमें 40 बनाना ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको 50 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए में से आएगा। ठीक है, और नहीं विश्वास तो आप उस दिन हमसे आपको दिखाएंगे कि हाँ देखिए कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखिए अब आते हैं पौधों में पोषण। दोस्तों पौधों में जो पोषण होता है अभी बताए थे, पौधा एक स्वपोषी है जो भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन अधिकतम पौधा स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ पौधे क्या होते हैं वो परजीवी होते हैं। जैसे अमरबेल क्या था, अमरबेल एक तरह से देखिए यहाँ पर अमरबेल यह परजीवी पौधा था, मतलब स्वयं नहीं बनाता है। तो वही यहाँ पर देखिए लिखिए गोबर छाता, क्या है गोबर छाता, एक मृतजीवी श्रेणी के अंदर आएगा, परजीवी है। क्या है, मृतजीवी है। मतलब गोबर छाता जो होता है आप लोग देखे होंगे गांव में तो हम लोग है हैं, जो गाय भैंस होते हैं उनका जो मल होता है यानी गोबर जो होता है, उस गोबर पर क्या होता है छाता हो जाता है, जिसमें लोग मशरूम समझ लेते हैं, जो मशरूम खाने के रूप में इस्तेमाल होता है, उस तरह से गोबर छाता होता है। ठीक है, जो सड़े गले गोबर से अपना भोजन बनाता है समझ में। तो क्या है गोबर छाता, एक तरह से मृतजीवी पौधा है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, कैसे होता है, इंसान में क्यों नहीं प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, जानवरों में क्यों नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, समझना चाहते हैं तो देखिए वीडियो को आराम से देखिए, घबराइए मत, आपको पूरा समझाया जाएगा। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट रहता है तो कृपया आप शर्माएं नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका हम लोग उसका निदान करेंगे ज़रूर। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण का एक विधि है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। उस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल जो पत्ता में उपस्थित होता है, CO2 वायुमंडल से और ज़मीन से जल लेकर जो भोजन जो पौधा अपना भोजन बनाता है उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि या क्रिया। ठीक है, आइए समझते हैं इसको आराम से। इसके बारे में देखिए बोला है कि देखिए सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कहने का मतलब हुआ कि CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज बनाता है। क्या करता है, सूर्य की ऊर्जा को लेकर पौधा क्या करता है और सरल अकार्बनिक जैसे CO2 H2O को पादप कोशिकाओं तक जो स्थिरीकरण करता है इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और ग्लूकोज अपना निर्माण करते हैं। ग्लूकोज क्या है, कैसे कार्बोहाइड्रेट होता है जो पौधे की ऊर्जा देता है। ठीक है, हम लोग भी ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। गर्मी के मौसम जो आता है ना उस समय धूप से अगर भागते हुए आएंगे घर तो ग्लूकोज का घोल पी लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है
तुरंत जल्दी आपको एनर्जी मिल जाता है। उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वही बता रहा था, पौधों भी भोजन जो बनाता है क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में संचित करता है। आई बात समझ में? कोई डाउट? नहीं शर्माना है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम समझा सकते हैं। ठीक है, ये आप क्लास में आइए करते हैं, हमारे क्लास में अगर पढ़ते ऑफलाइन में, आप आइए क्लास में पूछ लीजिए दोबारा से, तो आपको डबल फायदा हो गया। क्या, एक तो ऑफलाइन में पढ़ लिए, दूसरा आपको ये वीडियो मिल गया, वहाँ सब समझ सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे समझा है एक डायग्राम के रूप में, एक समीकरण लेकर यहाँ पे बताया हुआ है कैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, क्या क्या जरूरी होता है भोजन के लिए। तो पहला CO2 जल, कब, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ते के द्वारा, पत्ता मतलब क्लोरोफिल, उसके द्वारा क्या करता है, पौधा अपना भोजन बनाता है ग्लूकोज के रूप में, जिसको बोलते हैं C6H12O6। और इसके अलावा क्या करेगा, वह 6 को देगा O2 मतलब होता है ऑक्सीजन, और 6 को देगा H2O जल। जल जो होता है यहाँ पर वाष्प के रूप में उड़ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन भी एक तरह से गैस है, ये भी वाष्प के रूप में उड़ जाता है। ठीक है, अब बात आता है कि ये सूर्य का जो भोजन बनता है, तो 6 को क्या है, 6 को कार्बन डाइऑक्साइड, 12 को जल के अणु, ऐसा 6 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु मिलता है आपस में, कब, सूर्य के प्रकाश में। मतलब इससे यह समझ में आया कि सर पौधा भोजन जो बनाएगा दिन में ही बनाएगा, क्योंकि दिन में ही सूर्य का प्रकाश रहता है, तो निश्चित है कि वह दिन में ही भोजन बनाएगा। ठीक है, रात में भोजन नहीं बनाता है पौधा। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, जो रात में मौजूद ही नहीं रहेगा, इसलिए भोजन रात में पौधा नहीं बनाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, बताइए कि पौधा भोजन कब नहीं बनाता है, तो क्या बोलिएगा, रात में नहीं बनाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है। एक और क्वेश्चन उठ आता है कि रात के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। अब इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि रात के समय पेड़ के नीचे सोने से मना किया जाता है, क्यों। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो समझ गए। अब आगे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ चाहिए। पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं। कौन कौन आवश्यक पदार्थ हैं? तो पहला तो पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं इंग्लिश में। पर्णहरित दोस्तों क्या होता है, जो पादप कोशिका होती हैं, पादप कोशिका के अंदर एक लवक होता है, और उस लवक में भी 3 पार्ट होता है। एक को बोलते हैं अवर्णी लवक, एक होता है वर्णी लवक, और एक होता है हरित लवक। अब अवर्णी लवक कहाँ होता है जान लीजिए। तो अवर्णी लवक जो होता है दोस्तों, यह पौधे के उस भाग में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुँचता हो, यानी कि जड़ में। जड़ में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, तो जड़ में कौन सा होगा, अवर्णी लवक होगा। दूसरा होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या करता है, तो ये पौधों के उस भाग में पाया जाता है जहाँ पर लाल पीले, देखिए वर्णी लवक जो होता है ये लाल पीले नारंगी रंग का होता है, या पौधे के फूल, बीज, बीजपत्र, फल में पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा होता है हरित लवक। तीसरा कौन होगा दोस्तों, हरित लवक। देखिए यहाँ पर लिखे हरित लवक के बारे में समझाए हैं। हरित लवक जो दोस्तों होता है, यह पौधों के पत्ती में ज़्यादा मात्रा में रहता है। इसके अलावा तना में भी रहता है, तना में रहता है लेकिन कम रहता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पत्ती में रहता है। और हरित लवक में 3 वर्णक होता है, एक होता है क्लोरोफिल, कैरोटीन, जेंथोफिल। अब क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तों का रंग हरा होता है, और कैरोटीन के कारण पत्तों का रंग पीला होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि पत्ता का रंग हरा क्यों होता है, तो क्या बोलिएगा, क्लोरोफिल के कारण। अब पत्ता का रंग पीला क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण। याद रखिएगा। आइए समझाते, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर से आते हैं वापस यहाँ से चलते हैं। पहला बोले हम कि बताइए पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से पदार्थ जरूरी है, तो कौन सा है, तो पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। यानी चारों आपस में मिलता है तभी जाकर पौधा भोजन बना सकता है। अगर ये चारों में से कोई एक हटा देते हैं तो पौधा अपना भोजन सही से नहीं बना सकता है। ओके, तो ये समझते हैं कि पर्णहरित कहाँ रहता है, किस रूप में रहता है। देखिए जो पर्णहरित होता है, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है ना दोस्तों, देखिए यहाँ लिखें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से लेके अंत तक, मतलब शुरू से लेके जो अंत तक जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है, वो क्लोरोफिल के कारण ही बनता है, जो पत्ती मौजूद रहता है। तो पत्ती क्या होता है, यह अंगक होता है। क्या होता है पत्ती, देखिए लिखे हैं, पत्तियों को हम प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा दोस्तों, तो पत्तियों को बोलते हैं। ठीक है, और क्या देखिए, प्रकाश संश्लेषी की क्रिया कहाँ होता है, तो यह क्लोरोफिल के द्वारा शुरू से लेकर अंत तक
पत्ती में ही होता है। ठीक है, आगे क्लोरोफिल के अणु को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं, तो क्लोरोफिल के अणु को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं अंग, तो पत्ती को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग। आगे है हरित लौह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। नो कन्फ्यूज होना है। ठीक है, याद रखना है प्रकाश संश्लेषी इकाई, इकाई कहेगा तो बोलेंगे क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी अंग, पौधा में किस भाग को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग, तो पत्ती को कहते हैं, ना कि जड़ को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वायुमंडल में। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में समझ लेते हैं। पौधे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को या वायुमंडल से लेता है। वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है दोस्तों ये 0.03% मौजूद है। इसके अलावा जो हम लोग छोड़ते हैं तो CO2 ही छोड़ते हैं। ठीक है, लेते क्या है ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या होगा कहीं ना कहीं पौधों को मिल जाता है। इसके अलावा जो हम लोग जलावन जलाते हैं खाना पकाने के लिए गाँव में, तो उसमें से क्या निकलता है CO2 भी निकलता है, वहाँ CO2 निकलता है, वो भी क्या होता है कहीं ना कहीं पौधों को मिल जाता है CO2। ठीक है, यहाँ से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव में इतना ही पूछा एग्जाम में अभी तक हम देखे हैं कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है, तो क्या बोलिएगा 0.03%। आगे है जल, जल समझते हैं। पौधा जल कैसे लेता है, तो पौधा जो होता है जल जमीन से, ज से जल, ज से जमीन और ज से जड़। ठीक है, तो पौधा क्या करता है जमीन से जल को अपने जड़ के द्वारा ऊपर की ओर लेता है। ठीक है, पौधा के अंदर उत्तक होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, देखिए ज से जल, ज से जमीन और ज से जड़ और ज से जाइलम उत्तक। ठीक है, जमीन से जल को जड़ के द्वारा पौधा खींचता है, किसके माध्यम से, तो जाइलम उत्तक के माध्यम से, और ये ऊपर की ओर पूरा पौधा के हर एक ब्रांच में, हर एक डाली में पहुंचा देता है। कौन, जाइलम उत्तक। तो जाइलम उत्तक की सहायता से जो पौधा होता है जल को ज़मीन से खींचता है। जब जल को खींचता है तो खाली जल को ही नहीं खींचता है, जल में मौजूद जितना भी होता है खनिज पदार्थ जैसे कि कैल्शियम, नाइट्रोजन, इसके अलावा पोटेशियम, पोटास, जिंक, जो भी खाद फ्री जो जल रहता है खेत के अंदर वो सबको ऊपर की ओर खींचता है। किसके द्वारा, जल के ही घुलनशील जो होते हैं उसके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, वहीं पर लिखे देखिए, लिखा क्या है, पौधे अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल और उसमें घुले खनिज लवण यानी कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, इस सब की बात कर रहा है। ठीक है, लवणों की यौगिकों का अवशोषण करता है। ठीक है, अब एक और यहाँ से क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन से क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में कार्य होता है। जो नाइट्रोजन खींचता है, आपको बता देते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना जानते हैं, सबसे ज़्यादा है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा। लेकिन पौधा सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं खींच सकता है। पौधा अगर खींच लेता तो हम खेत में जो यूरिया खाद डालते हैं ना, यूरिया खाद, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहता है। ठीक है, 46% होता है नाइट्रोजन की मात्रा। लेकिन ऐसा क्यों है, जो खाद डालना पड़ता है, वायुमंडल में बहुत सारा नाइट्रोजन है। ठीक है, फिर भी हमको डालना पड़ता है नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि पौधा नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकता है। पौधा क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, क्या, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है, जो जड़ के माध्यम से वो लेता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ज़मीन में नाइट्रोजन डालते हैं, वायुमंडल के होने के बावजूद भी ज़मीन में डाला जाता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है। तो सर प्रोटीन से क्या होता है, जिस तरह से अगर मानव की बात करेंगे, हम अपने इंसान में बात करेंगे, इंसान को अगर लंबा होना होता है, वृद्धि देखो करना होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या बोलते हैं, हेल्दी बनाना होता है, तो प्रोटीन की आवश्यकता पड़ता है। ठीक, प्रोटीन का अच्छा स्रोत की बात करेंगे मनुष्य के लिए तो क्या होता है, मशरूम, सोयाबीन, उसके बाद आता है क्या, दाल, तब आता है अंडा, दूध। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किस में होता है, तो मशरूम में होता है, मशरूम में, उसके बाद आता है सोयाबीन में। ठीक है, तो प्रोटीन क्या करता है, हेल्दी करता है। लेकिन आपको हड्डी को मोटाना होगा, बॉडी का हड्डी को, जो हम लोग का हड्डी मोटा करना होगा, इसके लिए कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम ज़्यादा दूध में होता है, तो दूध का हम लोग लेते हैं। सेम उसी तरह से पौधा का अगर विकास करना होगा, लंबा करना होगा, पौधा को हरा भरा करना होगा, तो क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। इसलिए यूरिया खाद को छिड़कते हैं, क्योंकि यूरिया क्या होता है, यूरिया खाद में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहता है, इसलिए उसका छिड़काव करते हैं ताकि पेड़ हरा हो और लंबा हो। ठीक है, लेकिन पेड़ को अगर मोटा करना होगा तो देखते हैं कैल्शियम, गांव में कोई यहाँ जो कैल्शियम का भी छिड़काव करते हैं, छीड़ देते हैं। ठीक है,
तो कैल्शियम क्या करता है, पौधा को मोटा करता है। इसके अलावा DAP वगैरह बहुत सारा मिक्सचर खाद आ गए हैं जिसमें सब चीज़ मिला हुआ है, एलिमेंट खाता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं कि आप डॉक्टर नहीं बन रहे हैं और नहीं आप वैज्ञानिक बन रहे, आप कोई एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के व्यू से पढ़िए, अभी नॉलेज नहीं लेना है। किताब में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, लेकिन हम लोग पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना से काम हो जाए। समझ में आया, बहुत कुछ किताब में है, लेकिन अभी आपका टाइम वो पूरा चीज़ पढ़ने का नहीं है। अभी उतना आप पढ़िए जितना सबको एग्ज़ाम में काम आ जाए। हम जो आपको पढ़ाएं अभी तक, इससे क्या फ़ायदा होगा मालूम है आपको? केवल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं बनाएंगे, आपसे 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा। और बात है 5 नंबर वाले का, उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगा लिखते समय में, अगर एक कहानी याद रहता है तो। ठीक है, तो इसको आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, बार बार देखिएगा, समझ में आएगा आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके हम करवा देंगे लास्ट में। जैसे इसमें भी है मानव के हार्नल पढ़ेंगे, इसमें मानव कैसे भोजन करता है, तब मैं आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही, तब पूरा का पूरा एक बार ऑब्जेक्टिव करा देंगे इसका। किस आशीष वाले टारगेट जो है ना बुक, उससे करवा देंगे। ठीक है, उसमें बहुत क्वेश्चन दिया है और बहुत बेस्ट बुक हमको लगता है जहाँ तक। ठीक है, तो उससे करवा देंगे। ठीक है, तो घबराएं नहीं। अगर आपका जो कोई सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा तो उसको हम फॉलो करेंगे। अब थोड़ा लास्ट एक है पॉइंट, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से क्या होता है देखिए, तो हरे पौधों में पाए जाने वाले हरित लवक में मौजूद क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? हरित लवक के अंदर बताया दोस्तों, क्लोरोफिल, कैरोटीन, जेंथोफिल होता है। वही बताया क्या, क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश में मौजूद सौर ऊर्जा यानी विकिरण ऊर्जा को ट्रैप करके खींच लेता है। ठीक है, खींच करके एवं उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन? तो सूर्य के प्रकाश को जो क्लोरोफिल होता है उसको अपने पास आकर्षित करता है, खींच लेता है स्ट्रोमा के द्वारा, और उसको क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में तब्दील कर देता है, बदल देता है। दोस्तों यह हम लोग एक मोटा मोटी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में समझ लिए। अगर प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन आता है इससे बाहर नहीं आएगा। आइए कुछ ऑप्शन पहले आपको क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है क्वेश्चन आपसे। देखिए मेरा बस बुक है, रखे हैं बुक, 1 मिनट। दिया है दोस्तों पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? सड़ी गली पर आश्रित रहता है तो बताए थे ना, मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी, जो सड़े गले से अपना भोजन ले, एकदम सड़ गल होगा उसमें जाकर ना कीड़ा पनप जाता है, उसी को बोलते हैं मृत जीवी। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? मृत जीवी। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के भोजन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है H2 और एवं CO2, और चौथा है इनमें से सभी। क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से सभी। स्वपोषी मतलब हुआ पेड़ पौधा, अब पेड़ पौधा के भोजन के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल भी चाहिए, CO2 जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी कि इनमें से सभी आंसर होता। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? क्या है? कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन उठ कर रहा है। देखिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। आगे समझ में, ये क्या होगा? पत्ती आंसर होगा इसका। बोला है इनमें से कौन सा प्रकाशी अंगक है? तो पत्ती। ऑप्शन में दिया है हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा, जड़। तो क्या आंसर होता? पत्ती होता। जो भी पढ़ाएं उसी में से आया कि नहीं आया क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं पूछेगा, दावा है मेरा। ठीक है, आप विश्वास से खाली पूरा 31 दिसंबर तक पढ़िए और उसके बाद देखिए कि आप कितना अपने आप में विकसित कर लीजिए, ग्रोथ हो जाएगा आपका। लगेगा कि नहीं आप एग्जाम में जाकर फोड़ दीजिएगा दम। ठीक है, कपार मत फोड़िएगा, कलम से पूरा क्वेश्चन सही करिएगा, समझें। आगे आपका है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? दोस्तों बताए थे आपको वायुमंडल में CO2 कितना है? 0.03%। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आपका है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना और CO2 का उपयोग। बताइए इसमें क्या नहीं होता है? एक बार फिर से सुनिए क्वेश्चन। बोला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर CO2 तो ले रहा है, जल भी ले रहा है,
क्या बना दिया, ग्लूकोज। क्या निकला, O2 H2O। क्या यहाँ से निकला क्या, CO2। CO2 मुक्त हुआ क्या, और दिया ऑप्शन बी में क्या है कि CO2 का मुक्त होना। ये होगा आंसर, ये नहीं होगा। ठीक है, यानी आंसर यही आपका गलत है जो इसमें बोल रहा है। ठीक है, आगे दिया है निम्न में से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। दोस्तों जब हम पढ़ेंगे ना जंतु में क्या बोलते हैं पोषण, वहाँ बताएंगे अमीबा क्या है, पैरामीशियम क्या है। फिर भी लेकिन आप सुन सकते हैं, बता देते हैं। ये तो पढ़ाया नहीं है लेकिन इसका आंसर आपको पता नहीं होगा, लेकिन सुन लीजिएगा तो इसका आंसर पता चल जाएगा। देखिए अब हम जब जंतु तक पढ़ेंगे, जंतु पढ़ेंगे तो जंतु भी दो भाग में बांटेंगे। एक बांटेंगे एक कोशिकीय जंतु, एक बांटेंगे बहुकोशिकीय जंतु। जो एक कोशिकीय होते हैं वो एक ही कोशिकाओं में रहकर सारा काम करते हैं, खाना खाना हो, जन्म देना हो, चलना हो, फिर सब चीज़ करते हैं। ठीक है, तो जो भोजन का शोषण करते हैं ना तो कोशिका भित्ति के द्वारा, कुटपाद के द्वारा वो करते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं होता दोस्तों, सॉरी, कोशिका भित्ति केवल पादप क्या बोलते हैं, पादप में होता है, यानी प्लांटी में होता है। ठीक है, उसमें कोशिका झिल्ली के द्वारा भोजन खींचते हैं, कुटपाद द्वारा खींचते हैं। कौन, एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय प्राणी हैं। जो बहुकोशिकीय होते हैं उनके लिए एक विशेष अंग होता है जो भोजन का पाचन करता है। जैसे मनुष्य में आहार नल होता है। आहार नल क्या है, एक तरह से पूरा जिस प्रोसेस से भोजन गुजरता है ना बॉडी के अंग से, उसको आहार नल बोलते हैं, यानी आहार नल तंत्र बोलते हैं। ठीक है, एक विशेष अंग होता है। जितना भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं, जैसे गाय ले लें, बकरी ले लें, इस सब एक पाचन क्रिया के लिए अलग से बना हुआ एक तंत्र है, जिसमें क्या होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत। जैसे मनुष्य की बात करेंगे, पाचन में तो क्या आएगा, छोटी आंत आएगा, बड़ी आंत आएगा, आमाशय आएगा, यकृत आएगा, पित्ताशय आएगा, ग्रास नली आएगा, ग्रास आएगा, मुखगुहा आएगा। यानी सब क्या है, तरह से इस सब का सब पाचन तंत्र का अंग है। ठीक है, लेकिन ऐसा एक कोशिकीय में नहीं होता है, वो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही पाचन करता है। तो अमीबा पैरामीशियम क्या करता है, कोशिका झिल्ली, कुटपाद द्वारा अपना भोजन को ग्रहण करता है। ओके, जय हिंद दोस्तों, आज के इतना ही, और फिर मिलेंगे अगला वीडियो में इसके आगे मनुष्य के आहार नल पर। वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 आने की संभावना बना रहता है। जैसे कि बताइए कि छोटी अंत लंबाई कितना होता है, मनुष्य का आहार नल का सबसे लंबा भाग को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल का स्राव कहाँ होता है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है। जितना क्वेश्चन बोल रहे हैं ये सब का आंसर कल जब पढ़ाएंगे आप वहाँ पे मिल जाएगा, समझ में भी आएगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और मेरे छोटे भाई जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th का, उनको फ़ायदा हो जाए और अच्छा से अच्छा नंबर लाएँ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।